गोभी मेरी जान, मैं तुझ पर कुर्बान, तुम मेरी मैं तेरा, जाने सारा हिंदुस्तान। हाथ हो गए बिल्कुल। 10 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे लिए तो कभी ऐसे मटक मटक कर गाना नहीं गाया। गोभी को गोद में लेकर कूद कूद के नाच रहे हैं जनाब। अरे भाग्यवान, गोभी के लिए गाना गा रहा हूँ, किसी लड़की के लिए नहीं जो तुम्हें इतनी जलन हो रही है। अब गोभी के पराठे मेरी कमजोरी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, कमजोरी तो है, तभी तो सारी दुनिया तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाती है। और तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि लोग तुम्हें गोभी दिखाकर बेवकूफ बना रहे हैं। लोग मुझे अपने घर पराठे खाने के लिए इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैंने समाज में इज्जत कमा रखी है, और इसीलिए लोग मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। हाँ, तुम्हें गोभी के पराठे खाने के लिए अपने घर बुलाते हैं, 2 पराठे खिलाते हैं और बदले में 36 काम करवा लेते हैं। क्यों, सही कहा ना? अरे मैं कहती हूँ अपनी जीभ पर इतना काबू तो होना चाहिए ना इंसान को कि सही गलत अच्छा बुरा तो समझ में आए। ये भी क्या बात हुई कि किसी ने 2 पराठे दिखा दिए और ये जनाब चल दिए लार टपकाते हुए। देखो पूजा, ऐसा है कि अभी तो मैं सक्सेना जी के यहाँ गोभी के पराठे खाने जा रहा हूँ, बाकी बातें मैं तुमसे आकर करता हूँ, ठीक है? रमाकांत पड़ोस वाले सक्सेना जी के यहाँ गोभी के पराठे खाने जाता है और बदले में सक्सेना जी कई सालों से सरकारी दफ्तर में अटकी हुई फाइल रमाकांत से पास करवा लेते हैं। सरकारी दफ्तर में काम करने वाला रमाकांत गोभी के पराठे का बहुत बड़ा फैन था। अब रमाकांत को गोभी के पराठे जितने पसंद थे, उसकी पत्नी पूजा गोभी के नाम से उतना ही चिढ़ती थी। तो परिणाम ये हुआ कि बेचारे रमाकांत को गोभी के पराठे खाने के लिए इधर उधर देखने की ज़रूरत पड़ने लगी। धीरे धीरे रमाकांत का पराठा प्रेम जग जाहिर हो गया और फिर दोस्त हो या रिश्तेदार, सब उनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं। कहते हैं ना, प्रेम में आदमी अंधा हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही अपने गोभी पराठा प्रेम के आगे रमाकांत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन रमाकांत को उसका छोटा भाई लक्ष्मीकांत पराठे खाने के लिए अपने घर बुलाता है। बातों ही बातों में रमाकांत छोटे भाई को ये बता देता है कि अभी हाल ही में उसे 3 लाख का एरियर मिला है। अरे भैया, मैं तो कई दिनों से सुधा से कह रहा हूँ कि भाई बढ़िया गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाओ तो भैया को भोजन पर बुलाओ। अब गोभी के पराठे के बहाने ही सही आपका आशीर्वाद तो मिल जाता है। पूजा तो गोभी के पराठे के नाम से ऐसे तिलमिला जाती है जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पाँव रख दिया हो। और मेरा बिन पराठा की गुजारा नहीं है। इसीलिए भाई, जब तुमने कहा ना कि आज सुधा ने गोभी के पराठे बनाए तो मैं दौड़ा चला आया। अरे भैया, आप क्यों चिंता करते हैं? आप कहे तो रोज़ आपके लिए पराठे बनवा दिया करो, ये भी आप ही का तो घर है। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर रोज़ तेरे घर पराठे खाने आने लगूंगा ना तो तेरी भाभी मुझे घर से निकाल देगी। अच्छा भैया, आपसे ना एक बात करनी थी। क्या है ना, आपकी तो सरकारी नौकरी है लेकिन मैं बिज़नेस करके फंस गया हूँ। अब बिज़नेस में तो नफ़ा नुकसान लगा ही रहता है। पिछले कुछ दिन से ना बड़ा नुकसान चल रहा है। भाई ही तो भाई के काम आता है। बता क्या दिक्कत है? तेरा बड़ा भाई अभी है ना, चिंता मत कर। हाँ भैया, बस इसीलिए मैंने सोचा भैया के रहते मैं किसी और को अपनी दुविधा क्यों बताऊँ। भैया, मुझे ना 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है। अरे तो ठीक है ना, मैं दे देता हूँ, चिंता क्यों करता है? गोभी के पराठे के स्वाद में रमाकांत ऐसे खोया था कि उसने छोटे भाई की चालाकी पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और उसे 2 लाख रुपए दे दिए। 1 सप्ताह के बाद पूजा की देवरानी सुधा उसके घर आती है। जीजी, ये देखो मेरे कंगन कैसे लग रहे हैं। अरे वाह, छोटी कंगन तो तेरे बड़े खूबसूरत है। सोने के है क्या? नहीं तो क्या जीजी, मैं कोई आर्टिफिशियल पहनती हूँ क्या? आपको तो पता ही है, सोनू के पापा हर साल मुझे एक नया गहना लेकर देते हैं। अभी पिछले हफ्ते तो बनवा कर दिया सोनू के पापा ने, पूरी 2 लाख की है। देवर जी तो खूब खर्च कर रहे हैं तुम्हारे पर। भाई, हमारी किस्मत में कहाँ 2 लाख के कंगन पहना, ये तो बिजनेस वाले ही कर सकते हैं। अरे रहनी दो जीजी, भैया के पास कौन से पैसों की कमी है। अभी पिछले हफ्ते आए थे ना हमारे घर गोभी के पराठे खाने, तभी सोनू के पापा को बता कर गए हैं कि अभी उन्हें 3 लाख का एरियर मिला है। अच्छा, इस आदमी के पास 3 लाख रुपए भी है
और मेरे सामने हर समय गरीबों का रोना रोते रहते हैं। मेरे अलावा सारी दुनिया को खबर है कि इस आदमी के अकाउंट में कितना पैसा है। आने दो, आज खबर लेती हूँ शाम को। सुनो, तुम्हारा गोभी के पराठे खाने का बड़ा मन था ना? देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए गोभी के पराठे बनाए हैं। अरे क्या बात कर रही हो भाग्यवान, आज सूरज कहाँ से निकला था? तुम्हारे हाव भाव कैसे बदले बदले से लग रहा है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे साल के 365 दिन तुम खाना खाने पड़ोसियों के घर जाते हो। वो सब छोड़ो, तुम गोभी के पराठे खाओ और खाकर बताओ कैसे बने। पत्नी की बात सुनकर रमाकांत जल्दी से हाथ मुंह धोकर गोभी के पराठे खाने के लिए बैठ जाता है। 2 पराठे खाने के बाद, सुनिए ना, मैं कल मार्केट गई थी ना, तो मैंने ज्वेलर के यहाँ सोने के कंगन का बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन पसंद किया है। 2 लाख दे दो ना, मैं अपने लिए सोने के कंगन बनवा लेती हूँ। अरे भाग्यवान, मैं तो मैं सच में कंगन बनवा देता, लेकिन वो बेचारा छोटा है ना, उसके बिजनेस में बड़ा घाटा हो गया, इसलिए पिछले हफ्ते ही मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए हैं। अब इस साल तो तुम्हारे कंगन नहीं बनवा पाऊँगा, तुम अगले साल बनवा लेना, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। क्या कहा? छोटे को बिजनेस में घाटा हो गया था और तुम उसे 2 लाख देकर आए हो? अरे अपनी पत्नी को 2 लाख के कंगन बनवा कर दिए उसने, आज ही छोटी मुझे दिखा कर गई है। तुम्हारे पैसों से अपनी पत्नी को ऐश करवा रहा है छोटा। तुम बस मूर्ख बने रहो। 2 पराठे खिलाकर 2 लाख का चेक साइन करवा लिया। अरे इनसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई होगा दुनिया में? उस दिन तो घर में ऐसा कलेश मचा कि पूरी कॉलोनी ने हंगामे की आवाज़ सुनी। लेकिन रमाकांत अपनी आदत से बाज आने वालों में से थोड़ी ना था। कुछ दिन बाद उसकी माँ का फ़ोन आ गया। अरे बेटा रमाकांत, बाजार में बड़ी सुंदर गोभी आई हुई है। मैं तो जब भी गोभी देखती हूँ ना, तेरी याद आ जाती है बेटा। कैसे चटकारे ले ले के मेरा बेटा गोभी के पराठे खाता है। सच्ची में जब से तू बहू के साथ अलग घर में शिफ्ट हुआ है ना बेटा, मैंने तो गोभी के पराठे बनाना ही छोड़ दिया। क्या गोभी के पराठे बनाऊं जब कोई खाने वाला ही नहीं। अरे माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं कौन सा लंदन शिफ्ट हो गया हूँ, एक गली छोड़ कर ही तो रहता हूँ। तुम ऐसा करो, आज रात को गोभी के पराठे बना लो, मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए आ रहा हूँ। रात को? बेटा वो मेरी सहेली थी ना सुमित्रा, पिछले हफ्ते अपने पति के साथ मलेशिया, बैंकॉक, लंदन सब जगह घूम के आई है। फोटो दिखा दिखा कर चिढ़ा रही थी मुझे। बोली, देख तेरे 2 बेटे हैं, फिर भी तुझे कोई पूछने वाला नहीं, कैसे घर में पड़ी सड़ रही है। सच्ची बेटा, जिंदगी बीत गई, लेकिन इतना अपमान कभी महसूस नहीं हुआ। अरे माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, टिकट मैं करवा देता हूँ। हरिद्वार, काशी, बोलो कहाँ का टिकट करवाऊँ? अरे बेटा, हरिद्वार काशी तो मैं कई बार घूम कर आई, इस बार ना मेरा गोवा का टिकट करवा दे। और सुन, अच्छा सा होटल और वो ना जहाज भी बुक कर देना। हाँ, मैं सोच रही हूँ तेरे बाबूजी को लेकर एक बार गोवा ही घूम आऊँ। चलो ठीक है माँ, मैं तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ, तुम आराम से बाबूजी के साथ गोवा घूम कर आओ। कुछ देर बाद, कहाँ से आ रही है शाही सवारी? मैं कब से तुम्हारा खाने पर इंतज़ार कर रही हूँ ना। अरे वो मैं आज ना माँ के पास खाना खाने चला गया था। माँ ने मेरे मनपसंद गोभी के पराठे बनाए थे। सत्यानाश, तो आज क्या लुटा आए माँ के ऊपर? पूजा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? वो मेरी माँ है, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा वही मतलब है पतिदेव, कि तुम्हें जब कोई गोभी के पराठे खाने के लिए बुलाता है ना, तो वो तुम्हें कोई प्यार व्यार दिखाने के लिए नहीं बुलाता, अपना मतलब साधने के लिए बुलाता है। तो सीधा सीधा बताओ कि आज क्या लुटा कर आए हो? इसमें लूटने जैसी क्या बात है? मैं उनका बेटा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है। माँ बाबूजी का गोवा जाने का मन था तो मैंने उनकी टिकट करवा दी। हाँ, अरे वाह बे वाह, पत्नी को लेकर तुम कभी चौराहे तक भी नहीं गए और माँ बाबूजी की तुमने सीधा गोवा की टिकट करवा दी। अब इस बुढ़ापे में गोवा जाकर क्या करेंगे तुम्हारे अम्मा बाबूजी? उनकी तीर्थ करने की उम्र है, एंजॉय की नहीं। बेकार की बातें मत करो पूजा, इच्छाएं तो किसी भी उम्र में पूरी की जा सकती है। पूजा जानती थी कि रमाकांत से कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि ये सब कोई पहली बार तो हो नहीं रहा था।
हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि जब जब भी रमाकांत कहीं भी गोभी के पराठे खाने जाते हैं तो बदले में कुछ न कुछ तो लुटा के आते ही है। पूजा ने भी सोच लिया था कि अब उसे गोभी के पराठे वाला चैप्टर खत्म करना है, इसलिए उसने पति रमाकांत को अपने सर की कसम दी कि आज के बाद वो गोभी के पराठे खाना छोड़ देगा, चाहे जो हो जाए वो गोभी के पराठों को हाथ नहीं लगाएंगे। बेचारा रमाकांत मरता क्या ना करता, पत्नी की बात को टाला भी तो नहीं जा सकता था, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर बेचारे रमाकांत ने पराठे न खाने की सौगंध खा ली। अब ये राज तो भैया या तो भगवान जानता है या फिर रमाकांत कि आखिर कितने दिन वो अपनी जान गोभी के पराठे से दूर रह सकेगा। एकांश पैसे कमाने और परिवार की मदद करने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाता है, जहां पहुंचकर कोई काम नहीं मिलने पर वो सब्जी की रेडी लगाना शुरू करता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी सब्जी, आलू, बैंगन, प्याज। सब्जी वाले की आवाज सुन अदिति की मम्मी बाहर निकल आती है और सब्जी खरीदने लगती है। आज से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैडम कुछ दिन पहले ही गांव से आया हूँ। ओहो, गांव से आए हो, सब्जी बेच रहे हो और मैडम बोलते हो। मैडम पढ़ाई तो मैंने भी की है, बस गांव से हूँ तो शहर वाले काम नहीं देते, पेट भरने के लिए कुछ तो करना है, इसलिए सब्जी बेचने लगा। बातों बातों में जान पहचान बढ़ने लगी। अब वो रोज एकांश से ही सब्जी खरीदने लगती है, जिससे मजाक बातचीत के बीच एकांश और अदिति की जान पहचान भी बढ़ जाती है। कुछ समय बाद एकांश रेडी छोड़ अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। वाह, तुमने तो कुछ ही महीनों में अपनी दुकान भी बना ली, समझदार हो। अरे मैडम, अभी तो दुकान किराए की है, पर आपके मुंह में घी शक्कर, जल्द ही अपनी भी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस अच्छा है, हर काम करने का तरीका देखकर लगता है दिमाग भी अच्छा है। अगर इसी तरह काम करते रहे तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अदिति की बातें और उसका व्यवहार एकांश को बहुत अच्छा लगता है, जो धीरे धीरे दोनों की तरफ से प्यार में बदल जाता है। एक दिन बहुत हिम्मत कर एकांश अदिति के घर पहुंचता है। अरे एकांश, तुम यहाँ कैसे? अब तो सब्जी भी तुम्हारी दुकान से ही खरीदते हैं। जी बिल्कुल, पर मैं यहाँ आपसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। अब एकांश लंबी सांस लेते हुए अपनी और अदिति की शादी की बात करता है, जिसे सुनते ही अदिति की मम्मी हैरान होने के साथ गुस्से से लाल भी हो जाती हैं। मतलब हमने तुम्हारे साथ थोड़ा हंस बोल के आ लिया, तुम तो सर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। इतने बड़े सपने मत देखो जो कभी पूरे ना हो। सही कहते थे सब, तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस निकालेगी। मम्मी, आप ही हमेशा बोलती हो ना, इंसान की पहचान उसके दिल और व्यवहार से होती है, उसके काम से नहीं। और आज खुद ऐसा व्यवहार कर रही हो। मैं भी एकांश को पसंद करती हूँ। मैडम, मैं आपकी बेटी को हमेशा बहुत खुश रखूंगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसकी 4 जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते, खुश रखने की बातें करते हो। अदिति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, उसका एक स्टैंडर्ड है जो तुम्हारे अंदर अगले जन्म तक नहीं आ सकता। और वो सब छोड़ो, शादी करके रखोगे कहाँ, उस टूटे हुए एक कमरे के अंदर? मैडम, आप हमारे प्यार पर पैसों का वार कर रही हो, पर आप अदिति की मम्मी हो, इसलिए मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि शादी तभी करूँगा जब आपकी ये पैसे वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये कहकर एकांश वहां से चला जाता है, लेकिन अदिति उन दोनों के बीच फंस जाती है, जो उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अगली शाम अदिति एकांश की दुकान पर पहुंचती है। ये सब क्या चल रहा है? क्या यहाँ किसी को मेरी फिक्र है भी या नहीं? सबको अपनी जिद पूरी करनी है। जब मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें मम्मी को ये सब क्यों साबित करना है? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं ये सब कुछ साबित करने के लिए नहीं, तुम्हारी मम्मी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, और उनकी मर्जी या आशीर्वाद के बिना हम शादी नहीं करेंगे। सोचो, आखिर तुम्हारे अलावा उनका इस दुनिया में है ही कौन? थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। एकांश पर भरोसा कर अदिति मान जाती है और इसी तरह महीने बीत जाते हैं, जिसमें थोड़ी सेविंग्स और थोड़े लोन के साथ एकांश नई पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी की शॉप खुलता है। धीरे धीरे बिक्री बढ़ने के साथ वो दुकान के अंदर नया और ज्यादा सामान रखने लगता है।
कुछ ही समय में लोगों के बीच उसकी दुकान मशहूर होने लगती है। मान गए जनाब, तुमने जो बोला करके दिखाया। ये बस आधा रास्ता है। अभी दुकान का लोन पूरा कर इसे पूरी तरह अपना बनाकर घर खरीदना है और फिर मम्मी पापा को भी गांव से शहर बुलाना है। इसी तरह 1 साल और बीत जाता है, जिसमें अब लोन पूरा कर दुकान अपने नाम कर एकांश घर के साथ गाड़ी भी खरीद लेता है। अब मम्मी पापा को भी गांव से बुला लो ना यहाँ पर। बुलाना क्यों, गाड़ी लेकर खुद जाऊंगा। गांव वालों ने उन्हें बहुत ताने दिए हैं। ये उनका जवाब होगा। अब तुम मेरे साथ चलोगी अदिति? अदिति घर में झूठ बोल एकांश के साथ उसके गांव चली जाती है और यहाँ उसकी मम्मी को लगता है कि अब बेटी की लाइफ से एकांश का किस्सा खत्म हो गया है। लंबा टाइम लगा, लेकिन चलो कम से कम उस सब्जी वाले का किस्सा तो खत्म हुआ। अब मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा पढ़ा लिखा बढ़िया नौकरी वाला लड़का ढूंढूंगी। एक तरफ मम्मी के दिमाग में ये सब चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एकांश शादी के लिए बिल्कुल तैयार होता है और अगले दिन अपने मम्मी पापा के साथ शादी का रिश्ता लिए अदिति के घर पहुंच जाता है। ये देखकर उसकी मम्मी हैरान रह जाती है। उम्मीद है आंटी जी, अब आपके हिसाब से मैं अदिति से शादी करने लायक बन गया हूँ। जी, अब हमारे बेटे के पास अपना घर, गाड़ी और दुकान भी है। इसने वो सब कर दिखाया जिस पर आपने सवाल उठाए थे। मम्मी, वैसे तो मुझे पहले भी शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तो आपकी सब ख्वाहिशें भी पूरी हो गई। इसके आगे शादी के लिए ना बोलने का आपके पास कोई रीजन नहीं है। अचानक इतना सब होते देख अदिति की मम्मी बस चुपचाप खड़ी रह जाती है। कुछ देर तक सोचने के बाद वो बोलना शुरू करती है। मान लिया, तुमने बहुत कम समय में अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन बिजनेस का क्या है? आज प्रॉफिट तो कल लॉस भी हो सकता है। इसमें मेरी बेटी की लाइफ सिक्योरिटी कहाँ है? अरे बहन जी, लाइफ सिक्योरिटी खुशियों और सुकून में होती है, पैसों में नहीं। सोचिए, अगर आपकी बेटी की शादी किसी नौकरी वाले से कराओ तो क्या पता कल उसकी नौकरी चली जाए, फिर दोबारा नौकरी कब मिले कब नहीं। अरे क्या पता कहीं दूर ट्रांसफर हो जाए। सिक्योरिटी कहीं नहीं है, पर यहाँ प्यार जरूर है जो हर दिन इन दोनों को कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देगा। सबकी इतना समझाने के बाद भी अदिति की मम्मी रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती। अब इस बार अदिति को गुस्सा आ जाता है। किसी चीज की एक हद होती है मम्मी, आपको पता भी है। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार थी, पर ये इंसान आपकी खुशी और आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करना चाहता। इसी ने मुझे समझाया और रोका। आपकी हर पॉइंटलेस बात को इसने पूरा कर दिखाया। ये है इसके संस्कार। फिर भी आपको हमारे प्यार, उसकी इंसानियत और काबिलियत के आगे कास्ट और बैकग्राउंड दिख रहा है। बेटी की बातें सुन उसके मन में अपने लिए इतनी कड़वाहट और गुस्सा देख माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उन दोनों से माफी मांगती है और आखिरकार अदिति और एकांश की शादी हो जाती है, जिसके बाद अदिति अपनी मम्मी को भी साथ ले जाती है और सब एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ज्योति अभी शादी होकर विवेक के घर आती ही है कि अगले दिन ही उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। अरे विवेक, बहू आई नहीं, क्या हुआ? मम्मा, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वो उठ भी नहीं पा रही है। ओहो बेटा, बोलना तो चाहिए था। उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। विवेक ज्योति को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है और डॉक्टर कहता है, इन्हें एसिडिटी की शिकायत है। मैंने दवा दे दी है। जंक फूड आपके लिए जहर है। जितना हो सके सादा खाना खाया करो। दोनों घर वापस जाते हैं और ज्योति दवा खाकर आराम करती है। तब रीटा आकर उसे कहती है, बेटा कुछ खा लो, तेरे लिए उबले आलू का भरता और फल का ला देती हूँ। क्या मैं ये खाऊंगी? मम्मी जी, मुझे भूख तो जोरों की लग रही है, लेकिन ना, मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा। अरे बेटा कोई ना, जो तेरा मन है वही खा ले। इतनी दवाइयाँ खाएगी तो खाना तो जरूरी होता है ना। बता क्या खाएगी तू? मुझे डोसा खाने का मन कर रहा है। हाँ,
इस हालत में डोसा? तेरी तबीयत खराब है बेटा, याद है ना तुझे? जी मम्मी जी। रीटा मन में सोचती है, कुछ नहीं खाएगी तो तबीयत और ना खराब हो जाए। अभी अभी तो आई है, तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो सब कहेंगे सास ने कुछ खाने को दिया ही नहीं। रीटा विवेक से कहती है, विवेक, इसे बाजार से डोसा ला दे। मम्मा आप भी? विवेक डोसा लाने के लिए जाने लगता है। तब ज्योति उसे रोकती है और कहती है, सुनिए, वो डोसे के साथ लहसुन की स्पेशल चटनी जो आजकल मिलती है ना, वो लेना मत भूलिएगा। मैं उसके बिना ना खा ही नहीं पाती हूँ। तबीयत खराब है, लेकिन इसे चटनी की पड़ी है। 2-3 दिनों में ज्योति ठीक हो जाती है और अपने ससुराल के कामकाज संभालने लगती है। ससुराल में आज वो पहली बार खाना बनाने जा रही है और रीटा से पूछती है, मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? चावल और दाल बना ले। मेरे विवेक को भी दाल चावल बहुत पसंद है। मम्मी जी, ये दाल चावल कौन खाता है? आज मेरी पहली रसोई है। चाउमीन मंचूरियन का मन है मेरा। मुझे तो दाल चावल बनाना आता ही नहीं है। जो बनाना है बना ले। ये आजकल की बहुएं भी ना सीधा साधा खाना बनाना ही नहीं आता। लटर पटर बनवा लो इनसे। ज्योति चाउमीन मंचूरियन बना लेती है और मस्ती से खाती है, लेकिन रीटा और प्रमोद को खाना पसंद नहीं आता है और रीटा ज्योति से कहती है, आज के बाद इस घर में प्लेन खाना ही बनेगा। तुम्हारे पापा को बीपी और शुगर की बीमारी है। इतना तेल मसाला खाकर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ज्योति को रीटा की बात माननी ही पड़ती है। घर में चावल, दाल और रोटी सब्जी खा खा कर ज्योति का मन भर जाता है और वो विवेक से कहती है, एक हफ्ता हो गया, कुछ भी बाहर का नहीं खाया है। अब ये खाना अंदर भी नहीं जाता। मुझे कुछ खाने के लिए लेके चलो, नहीं तो मैं भूखी ही रहूंगी। ठीक है बाबा, शाम को चलना। ज्योति तैयार हो जाती है और दोनों बाहर खाने के लिए जाते हैं। रास्ते में ज्योति को पानी पूरी दिख जाती है और विवेक से बाइक रुकवाकर वो कहती है, मुझे पानी पूरी खानी है। देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। रुको रुको, ओ भैया, पानी पूरी वाले भैया, 2 प्लेट लगाना और खट्टा अच्छे से डालना और तीखा भी। मुझे थोड़ा तीखा ज्यादा पसंद है। डॉक्टर ने तुम्हें इतना तीखा खाने को मना किया है, फिर भी मजाल है तुम ना खाओ। ओह, ये डॉक्टर को रहने ही दो, ये सब ऐसे ही कह देते हैं। ज्योति पानी पूरी खाकर थोड़ी देर बाद चाउमीन के स्टॉल पर रुक जाती है और चाउमीन मंचूरियन खाती है। फिर थोड़ी देर के बाद विवेक से कहती है, पेट तो भर गया, लेकिन मन ही नहीं भरा। चलो ना, सामने वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं। आलू दम और फ्राइड राइस की खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है। अरे यार, तुम ऑलरेडी इतना कुछ खा चुकी हो, अब मत कुछ खाओ। हम किसी दूसरी दिन चलेंगे रेस्टोरेंट, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी ही जाना है। ये खुशबू मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैं आ रही हूँ मेरे आलू दम। जब से शादी हुई है तब से नहीं खाया है। शादी के पहले तो आए दिन खाया करती थी। आज तो मैं बिना खाए नहीं जाने वाली, चाहे मुझे उल्टियाँ ही क्यों ना हो जाए। ठीक है बाबा, कुछ होगा तो मुझे मत कहना। तुम जैसी चटोरी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो खाने के लिए कुछ भी कर दे। दोनों सामने वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं और ज्योति वहाँ भी बहुत कुछ खा लेती है। अब तुम्हारा मन भरा या अब भी कुछ खाना बाकी है? अब मन तो नहीं भरा, लेकिन ठीक है, फिर भी काम चल जाएगा। विवेक अपना माथा ठोक लेता है और कहता है, यहीं बैठी रहोगी या चलोगी भी? अरे, इतना खिसकिया क्यों रहे हो? चल ही तो रही हूँ। दोनों घर के लिए निकलते हैं और ज्योति की हालत खराब हो जाती है। उसके पेट में जोरों का दर्द चालू हो जाता है
और उसे उल्टियां होने लगती है। विवेक तुरंत उसे बगल के अस्पताल में ले इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। मैंने तो पहले भी बाहर का खाना मना किया था, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हैं। रीटा को पता चलते ही वो अस्पताल आ जाती है और कहती है, और खाओ ये चाट पकोड़े, तुम्हारे मुंह पर कंट्रोल कहाँ है? जब देखो तब ये पिज्जा पिज्जा पता नहीं क्या 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 खाती रहती हो। अब कान खोल कर सुन लो, अब बस तुम्हें ये खिचड़ी ही मिलेगी। हाँ, खिचड़ी तो मैं खा लूंगी। ज्योति को अस्पताल से घर ले जाते हैं और रीटा खिचड़ी बनाकर लाती है। ये क्या है मम्मी जी? लगता है जल्दबाजी में आप घी डालना भूल ही गई हैं। कोई नहीं, हो जाता है, उम्र हो गई है ना अब आपकी। मैं भूली नहीं हूँ, तुम्हें ये सब खाना मना है अभी। मम्मी जी, खिचड़ी के है 3 यार, घी, पापड़ और अचार। इसके बिना खिचड़ी भला कोई खाता है क्या? रीटा अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, ओहो, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता।